जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 के ईवीएस पोर्शन के बारे में, यानी कि पेपर फर्स्ट में जो आपका पर्यावरण अध्ययन पूछता है ईवीएस, उसका मॉडल पेपर 6 है ये। इससे पहले 5 मॉडल पेपर हम आपको करवा चुके हैं और 10 लगभग प्रैक्टिस सेट और अन्य जो है वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं सीटेट के से संबंधित, तो जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम ईवीएस का मॉडल पेपर 6 लेकर हैं, जिसमें से 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं ईवीएस का मॉडल पेपर 6। दोस्तों, यहाँ पर हम भाग 1 में हमने लिया है जो आपका एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स से क्वेश्चन बनते हैं वो। ठीक है, 15 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होंगे, यानी कि कक्षा 3, 4 और 5 एनसीईआरटी से, ईवीएस के एनसीईआरटी से, और आपका 16 नंबर से हो जाएगा आपका ईवीएस की पेडागोजी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्य के किस समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कर्नाटक, केरल, गुजरात। ऑप्शन बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। ऑप्शन सी कह रहा है केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऑप्शन डी कह रहा है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपका थोड़ा सा कुछ ऐसा आपका भारत का नक्शा बनता है। ठीक है, तो आपसे जो ये आपके गुजरात से लेकर के केरल तक, गुजरात से केरल तक में जो राज्य इस सीमा पर स्थित होते हैं वही होते हैं अरब सागर पर स्थित राज्य। ठीक है, तो आपका जो गुजरात होगा यहाँ पर होगा। ठीक है, आपका केरल यहाँ पर रहे, और आपका कर्नाटक इसके ऊपर पड़ जाता है, इसके ऊपर पड़ता है आपका मुंबई लगभग, और उसके ऊपर पड़ता है गोवा। ठीक है, तो ऐसे ये जो राज्य हैं यही आपके अरब सागर समुद्र तट पर स्थित होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए, यानी कि कर्नाटक, केरल और गुजरात। ठीक है, ये आपका विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बाकी आपका जो तमिलनाडु, तमिलनाडु आपका यहाँ पर पड़ता है, तमिलनाडु किधर है? ये इस जगह पड़ता है। ठीक है, आपका आंध्र प्रदेश लगभग इधर पड़ेगा, उड़ीसा इधर पड़ेगा, तो ये सभी नहीं होंगे, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 करा नेफेंथीस, यह घटपर्णी पौधा एक ऐसा पौधा है जो मेढक, कीड़ों, मकोड़ों और चूहों जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। यह पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? ठीक है, तो यह पौधा भारत के किस राज्य में पाया जाता है? तो क्या असम में, मेघालय में, उड़ीसा में या अरुणाचल प्रदेश में? तो ध्यान दीजिएगा, ये सही जवाब हो जाएगा इसका कौन सा? मेघालय। मेघालय की आपका मेघालय के गारो खासी जयंती पहाड़ियों के बीच में यह पेड़ पाए जाते हैं। इसमें होता क्या है, ये घड़नुमा एक फूल होता है। ठीक है, घड़नुमा एक फूल होता है जो यह खुशबू एक तरह की बिखेरता है या खुशबू देता है। तो इस खुशबू से आकर्षित होकर आपके जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, मेढक हो गए, कीड़े और चूहे इत्यादि, तो इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे ही कोई चूहा या मेढक इधर आके इस पर बैठता है फूल पे, ये यहाँ से अपना ढक्कन बंद कर लेता है, लॉक कर लेता है, जिससे अपने कीड़ों का शिकार करके मार के खा जाता है। ऐसा क्यों करता है? तो ये मेघालय में जो गारो खासी जयंती हैं पहाड़ियाँ, यहाँ पर नाइट्रोजन की होती है कमी, तो इस नाइट्रोजन कमी को पूरा करने के लिए ये पेड़ जो है छोटे छोटे जीव जंतुओं का शिकार करते हैं और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किस प्रकार के घर को रोबो कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि लद्दाख के चांगपा जनजाति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शंखों के आकार के टेंट को, या फिर ऑप्शन बी कह रहा है श्रीनगर में पाई जाने वाली लकड़ी की नक्काशीदार नावे यानी कि बोट हाउस को, या फिर ऑप्शन सी कह रहा है असम में बांस के खंभों पर बने हुए ऊंचे घर को, या फिर राजस्थान के मिट्टी से बने घर को। तो देखिए, जो रोबो होता है बेटा, रोबो चांगपा जनजाति जो आपकी जम्मू कश्मीर लद्दाख में पाई जाती है, चांगपा जनजाति द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले शंकु के आकार के टेंट, यानी कि जिसमें चांगपा जनजाति के लोग रहते हैं, उसको रोबो कहा जाता है। अब आप ये बताएं, जिसमें ये बकरियों को रखते हैं उसको क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनीता विलियम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, सुनीता विलियम्स के बारे में कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि वे भारतीय मूल की दूसरी महिला रही, अंतरिक्ष रही हैं, तो आपका यह सही विकल्प है। ये वास्तविक तौर पर रही है, लेकिन यहाँ नहीं पूछा, तो जो आपका गलत वाला होगा
वो यहाँ का सही विकल्प बनेगा। ठीक है, उस ऑप्शन भी करा, उन्होंने अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया, तो ये भी सही जगह सही बिंदु बता रहा है। सुनीता विलियम्स सबसे अधिक लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाई अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है सी नंबर कह रहा वे अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की पहली महिला बनी, ये फिर ऑप्शन डी कह रहा है। उन्होंने अंतरिक्ष में रहते हुए एक अलग नज़रिया देखा, एक पृथ्वी को एक अलग नज़रिए से देखा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है, लेकिन जो ऑप्शन आपका सी कह रहा है ये गलत होगा, यानी कि यहाँ का सही आंसर बनेगा ये वाला। क्यों? क्योंकि ये अंतरिक्ष की प्रथम भारतीय महिला नहीं रही हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय महिला वो नहीं रही हैं। वो कौन सी महिला थी? तो दूसरी महिला थी। ठीक है, वो दूसरी महिला रही हैं। पहली महिला कौन सी थी? तो कल्पना चावला थी। ठीक है, पहली महिला कौन थी? कल्पना चावला थी, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यदि आप ट्रेन से नई दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो रास्ते में आपको कौन कौन से राज्य मिलेंगे या कौन कौन से राज्य से होकर आपको गुजरना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ऑप्शन बी कह रहा है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये ऑप्शन सी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, एमपी और महाराष्ट्र, या फिर ऑप्शन डी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पर आपका ये कुछ ऐसा होता है ना, तो यहाँ पर है लगभग दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली हो जाएगा आपका, और यहाँ पे हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही जवाब जाएगा बेटा? तो सही जवाब जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से होकर के आप महाराष्ट्र की ओर जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आप ट्रेन से नई दिल्ली से मुंबई के लिए आएंगे जाते हैं तो आप पश्चिम मार्ग में जाएंगे। ठीक है, पश्चिम मार्ग से जाना पड़ेगा, जिसमें हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, उसके बाद आपका महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की विशेषता के बारे में गलत कथन को चुनना है। तो बाघ के बारे में देखिए गलत कथन को आप चुनेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए बिंदुओं के बारे पहले। ठीक है, कौन कौन से बिंदु हैं आपके? टाइगर की विशेषता कौन सी गलत है ये चुनना है आपको। ठीक है, तो पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि बाघ के शरीर पर पीली और काली धारियाँ होती हैं, तो बिल्कुल ऐसा सही है, होता है। बाघ के जो शरीर पर पीली और काली धारियाँ पाई जाती हैं। अगला है बाघ अपने इलाके का निर्धारण मूत्र की गंध से करता है, तो बिल्कुल ये मूत्र की गंध से करता है, ये भी विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाघ की सुनने की क्षमता इतनी तेज होती है कि वह पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों में चलने की आवाज़ में अंतर कर सकता है, तो बिल्कुल ये भी आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन डी कह रहा है यह अंधेरे में हमसे 10 गुना बेहतर देख सकता है, तो बेटा 10 गुना नहीं देखता, ये 6 गुना बेहतर देखता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी गलत है, इसलिए यहाँ पर गलत पूछा था, तो ये आपका ऑप्शन सही बनेगा, बिल्कुल सही ऑप्शन बनेगा आपका ऑप्शन डी, क्योंकि गलत पूछा था और गलत का आंसर गलत हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है, बरली किस राज्य में स्थित है या किस राज्य में है? तो देखिए बरली कहाँ पर है, क्या महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश या राजस्थान या बिहार में? तो बरली बेटा महाराष्ट्र में है। ठीक है, बरली एक पेंटिंग है जो प्रसिद्ध आदिवासी कला है, यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, इसे बरली जनजाति के लोग बनाते हैं। ठीक है, जैसे पोचमपल्ली है जो है तेलंगाना से, वैसे बरली आपका महाराष्ट्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई कौन सी वस्तु जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है? जो पृथ्वी के नीचे सदियों पहले दबकर सड़गल गए हैं, तो उसे जीवाश्म कहा जाता है। जैसे आपका कौन कौन से पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। आपका लकड़ी, सूरज की रोशनी, हवा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से कारणों को आपको चुनना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये अब आपको सही तरह से दिखेगा। ठीक है, यानी कि कथन और विकल्प दोनों आपको चुनना है। केचुआ
किसान का मित्र है माना जाता है, इसके निम्नलिखित में से कारण कब होगा? तो ऑप्शन ए कह रहा है केचुआ मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उससे मल से मिट्टी उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि केचुआ खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा करते हैं। ऑप्शन सी कह रहा है केचुआ जमीन में के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है और हवा पानी आसानी से पहुंचता है। फिर ऑप्शन डी केचुआ गीली मिट्टी को खाते हैं और भुरभुरा बनाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर जो आपका विकल्प सही विकल्प यहाँ से अब आपको यहाँ पे चुनने हैं, यानी कि ऑप्शन ए कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कि ए और सी, यानी कि आपका ए और सी। तो देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला विकल्प गलत है, बाकी सारे विकल्प सही हो जाएंगे। यानी कि केचुआ खरपतवार नहीं खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा नहीं करते हैं, ठीक है, खरपतवार नहीं खाते हैं। बाकी आपके सही विकल्प सही हैं, ए बी और डी कहाँ पर है, सॉरी ए सी और डी, ए सी डी सही है, तो यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बता रहा है ए सी डी। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी कटेगा क्योंकि जो केचुए होते हैं खरपतवार नहीं खाते हैं और मुख्य फसल की रक्षा भी नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमाता रोग। मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सीसा यानी लेड से, ऑप्शन बी कह रहा है कैडमियम, ऑप्शन सी कह रहा है पारा, ऑप्शन डी कह रहा है आर्सेनिक। देखिए जो मिनीमाता रोग होता है बेटा, वो रोग होता है पारा से, ठीक है। पारा यानी कि ऑप्शन सी मर्क्यूरी, जो मिनीमाता रोग होता है ये मर्क्यूरी से फैलता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही तरह की फसल बार बार उगाने से रासायनिक और बहुत से रासायनिक उपयोग करने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव होता है? तो देखिए मिट्टी क्या उपजाऊ बन जाती है? तो मिट्टी उपजाऊ बिल्कुल भी नहीं बनती, मिट्टी खराब हो जाती है। ऑप्शन बी कह रहा है भूमि बंजर हो जाती है। तो बिल्कुल अगर लगातार एक ही फसल को एक मिट्टी पर उगाओगे और लगातार उगाते रहोगे और रसायन का प्रयोग करोगे तो कुछ समय बाद मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा नीचे दिए गए पक्षियों में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के पेड़ में अपना घोंसला बनाते हैं? तो क्या शकरखोरा होता है, फाख्ता होता है, चिड़िया और फाख्ता, खिलचिड़ी या पया? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 12 नंबर का क्वेश्चन का सही जवाब जो बेटा जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी कि फाख्ता, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि फाख्ता आपका सही जवाब हो जाएगा। फाख्ता पक्षी अक्सर अपने घोंसले कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की झाड़ियों या मेड़ में बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहे पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक रखने पर ताज़ा रहता है क्योंकि? तो ऐसा क्यों होता है? क्या कम तापमान में रखने से स्वाद बढ़ जाता है? तो नहीं, कम तापमान में रखने से स्वाद नहीं बढ़ता है। कम तापमान पर रोगाणु बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाते हैं। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जब आप खाने को कम तापमान पर रखते हैं तो रोगाणु यानी कि बैक्टीरिया भी अपने फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए राज्य की ग्रामीणों या ग्रामीण सूची में या ग्रामीण क्षेत्र में भारी बारिश के कारण जमीन में लगभग 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे मजबूत बांस के खंभे पर घर बनाए जाते हैं। ये कहाँ पर बनाए जाते हैं? क्या असम में, तमिलनाडु में, उत्तराखंड में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो देखिए लगभग समान ऊंचाई के, लगभग 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर जो ये बांस लगाए जाते हैं, बांस, इस पर बनाए जाते हैं घर, ठीक है। इस पर क्या होता है, इस पर बनाए जाते हैं घर। ये घर क्या होते हैं, टेम्परेरी होते हैं, ठीक है। ये घर टेम्परेरी होते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो प्रत्येक परिवार यहाँ पर बांस के घर में रहते हैं, ठीक है। क्या हम बांस के घर में रहते हैं? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा बेटा? असम। असम में होती है सबसे ज़्यादा बारिश, ठीक है। असम में बारिश होती है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ कीचड़ और पानी भर जाता है, कीचड़ और पानी भर जाता है, इसलिए इनको यहाँ पर बांस के अस्थायी घर बनाने पड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोचमपल्ली एक गांव है जहां अपनी विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई
के लिए प्रसिद्ध है, जिसे पोचमपल्ली भी कहा जाता है। यह गांव किस जिले में आता है? तो यह गांव किस जिले में आता है, सॉरी यह गांव किस राज्य में आता है? तो ऑप्शन ए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो सही जवाब बेटा जाएगा ये तेलंगाना में है। पहले आपका आंध्र प्रदेश में था, लेकिन अभी जब दोनों अलग अलग हो गए तो ये आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। ठीक है, आंध्र प्रदेश का गांव है पोचमपल्ली, सॉरी तेलंगाना होगा यहाँ पे। तेलंगाना, पहले ये आंध्र प्रदेश था लेकिन वर्तमान में अब ये तेलंगाना में है। तेलंगाना का पोचमपल्ली एक गांव है जहाँ पर पोचमपल्ली नामक कपड़े की बुनाई होती है, और पोचमपल्ली यहाँ लोग हैं जो इसकी कढ़ाई करते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ आप ये ऑप्शन सी है तेलंगाना। ठीक है, यह बेटा यहाँ से भाग 2 शुरू होता है, शिक्षण शास्त्र यानी ईवीएस पेडागोजी। ऑप्शन यहाँ पहला क्वेश्चन दे रहा है पेडागोजी का, कह रहा है राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शिक्षा पर माध्यम क्या होना चाहिए? ठीक है, तो क्या होना चाहिए, क्या अंग्रेजी होना चाहिए या हिंदी होना चाहिए, या फिर क्या आपका जो है मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा हो, या फिर राज्य द्वारा निर्धारित की गई कोई एक भाषा हो? तो देखिए जो एनसीआर 2005 या एनईपी 2020 कहता है बच्चा मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा को बढ़ाना होगा, यानी बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में अपने अनुभव बता सकता है, शिक्षा ग्रहण करेगा स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा में। यह अनिवार्य होगा प्राइमरी लेवल पर, और जूनियर लेवल पर यदि हो सके तो, और प्राइमरी लेवल पर ये आवश्यक होते हैं बच्चे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएस की एक कक्षा में प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण तकनीक है, क्योंकि क्या यह कक्षा में अनुशासन बनाए रखता है इसलिए? तो ये अनुशासन बनाए रखता नहीं इसलिए नहीं। क्या शिक्षक को यह जानने में मदद करता है कि क्या बनाए नहीं बनाए जाते? या फिर ऑप्शन ये ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी कह रहा है बच्चे में जिज्ञासा जगाना और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करना, कि उनकी समझ का आकलन करने की आकलन करने में मदद करता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पाठचर्या का स्वरूप कैसा होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, फर्जी के विकल्प को कट करिएगा। अपने आपको सीडीपी की या आप कह लीजिए कि जो पेडागोजी की शब्दावलियाँ आपने बता रखी है, निगेटिव और और पॉजिटिव दोनों शब्दावलियाँ बताई, यानी कि जिन शब्दावलियों से आपके विकल्प निकल कर आएंगे वो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स। तो निगेटिव में आपका केवल वाला, ठीक है, शिक्षक केवल शिक्षक केंद्रित, ये सभी निगेटिव हो जाएंगे। पॉजिटिव जाएगा बाल केंद्रित और एकीकृत और अनुभवजन्य। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा एवीएस के रूप में आप बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनाशीलता कैसे विकसित करेंगे? जो एवीएस का शिक्षक के रूप में आप बच्चों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता कैसे जो है विकसित करेंगे बच्चों में? तो क्या पर्यावरण पर लंबा भाषण देकर तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, भाषण सुनने से बच्चे जो है विकसित ये सब पर्यावरण संवेदनशीलता नहीं विकसित होगी। नियम रटा करके नहीं कर पाएंगे आप, तो उन्हें प्रकृति के साथ प्रयत्न अनुभव प्रदान करेंगे, जैसे जैसे पौधे लगाना, जानवरों की देखभाल करना, पानी बचाना इत्यादि। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण ईवीएस शिक्षण में सहयोगात्मक अधिगम का एक महत्व है। तो क्या महत्व है आपको ये बताने, कौन सा महत्व है? तो ये क्या है, बच्चों की पहचान करने में मदद करता है? तो नहीं, बच्चों की पहचान इससे आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन बी कर है यह बच्चों को एक दूसरे के साथ खींचने, संवाद करने और सामाजिक कौशल विकसित करने का अवसर देता है। तो देखिए अवसर जो होता है एक पॉजिटिव टैग वर्ड से, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर आकलन असेसमेंट शिक्षकों का एक अभिन्न अंग है। ईवीएस में कक्षा का प्राथमिक स्थान कौन होना चाहिए? तो कौन सा होना चाहिए? क्या ग्रेड देना, अंक देना? तो ग्रेड और अंक देना नहीं होता है, किसी बच्चों के बीच में तुलना नहीं, रैंक तुलना नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी कर सीखने की प्रक्रिया को समझना, उनमें सुधार करना और बच्चे समग्र
विकास में मदद करते हैं। तो इसमें कौन सा जवाब सही हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन सी, सीखने की प्रक्रिया से को समझना, जिसमें सुधार करना और बच्चों के बीच समग्र विकास करना। एक मिनट रुकिएगा, ये स्क्रीनशॉट कैसे हो गई भाई? तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का रहा है, ईवीएस की कक्षा में भूमिका निर्वहन गतिविधि का उपयोग करते समय मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए भी कटेगा, बी भी कटेगा, सी कटेगा। सॉरी, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बच्चों को विभिन्न सामाजिक मुद्दे और दृष्टिकोण से समझने और सहानुभूति विकसित करने में मदद करता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में लिंग, वर्ग और संस्कृत के आधार पर क्या हो जाए, आधार पर किसी प्रकार में रूढ़िवादी चित्रण से क्यों बचा जाता है? तो देखिए, अब कोई पाठ्य पुस्तक है आपका, उसमें किसी लिंग के बारे में यानी स्त्री या पुरुष या वर्ग के बारे में, किसी विशेष वर्ग और किसी संस्कृत के बारे में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी के धर्म के आधार पर जो है नहीं छापी जाती हैं पुस्तकें, यानी उसमें जो चित्र होते हैं उस पर आधारित नहीं होते हैं। इस प्रकार के रूढ़िवादी चित्रों से क्यों बचना चाहिए? तो यह केवल कानूनी रूप से गलत है इसलिए, तो कानूनी रूप से गलत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी है, कह रहा है कि सभी बच्चे समूह उनके, सॉरी, ऑप्शन बी कह रहा है ताकि सभी बच्चे उनके पृष्ठभूमि में कुछ भी हो पाठ्य पुस्तक जुड़ाव महसूस कर सकें और किसी भी हीन भावना का ना हो। तो ऑप्शन यहाँ बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बचना चाहिए रूढ़िवादिता से, क्योंकि सभी बच्चे चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हों, पाठ्य पुस्तक से उनका जुड़ाव महसूस कर सकें और किसी को भी हीन भावना महसूस ना हो। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर करें, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए वास्तविक चुनौतियां प्रदान करना क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन ए, क्या परीक्षा के लिए तैयार करना? तो परीक्षा के लिए कभी आप बच्चों को तैयार नहीं करेंगे, ये निगेटिव टाइगोड हो गया। कटेगा, अगला है ताकि वे समस्याओं के समाधान करना सीख सकें और अपने ज्ञान का वास्तविक जीवन से परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में सर्वेक्षण यानी कि सर्व और परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क जैसी गतिविधियों का प्रयोग कर पाएंगे आप? तो ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो जाएगा? तो जो आप सर्वेक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, इसमें देखिए, इसमें आपका ऑप्शन जो भी है वो करेक्ट हो जाएगा। जहाँ तक जो ऑप्शन दे रहा है, तो क्या बच्चों को कक्षा से बाहर भेजना? तो बच्चों को कक्षा से बाहर आप कभी नहीं भेजेंगे। ऑप्शन बी कह रहा है उन्हें डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और निष्कर्ष निकालने जैसे कौशल प्रक्रिया से करना चाहिए। तो ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक, कौशल प्रक्रिया विकसित करने का अवसर, तो अवसर एक सकारात्मक गतिविधि है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, करंट सीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का एक मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों को प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में संबंध को पता लगाने और समझने के लिए प्रशिक्षित करना। तो इसका अर्थ क्या है? तो क्या तीनों विषय को अलग अलग करके पढ़ाना? तो अलग अलग करके पढ़ाना नहीं होता है। अगला ऑप्शन भी कह रहा है कि बच्चों को यह समझाना कि मनुष्य, प्राकृतिक और समाज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा जवाब आपका सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है, कह रहे ऑप्शन क्वेश्चन 27 कह रहा है कि ईवीएस एक अच्छा मतलब एक ईवीएस शिक्षक को कक्षा में विविध प्रकार के शिक्षण अधिगम यानी टीएलएम का उपयोग क्यों करना चाहिए? तो देखिए, जो आप टीएलएम का प्रयोग क्यों करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब समावेशी कक्षा होती है तो समावेशी कक्षा में हर बालक अलग तरह के माध्यम से सीखता है। तो जैसे किसी कोई दृष्टिबाधित है, किसी को श्रवण क्षमता जो है कम है, या प्रतिभाशाली बालक है, तो हर बालक अलग अलग तरीके से सीखेगा। तो यहाँ पर अलग अलग टीएम का प्रयोग करेगा। तो कह रहा है ताकि सुंदर कच्चा सुंदर देखे तो नहीं, ताकि वह एक अच्छा शिक्षक लगे, नहीं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वह विभिन्न प्रकार के सीखने वाले बच्चे होते हैं और
विविध सामग्रियां उनकी अलग अलग जो जरूरतों को पूरा करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक क्या अर्थ क्या होता है? सतत और मूल्यांकन यानी सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या होता है? तो देखिए यहाँ पर शैक्षिक तथा सह-शैक्षिक दोनों प्रकार के मूल्यांकन होंगे, तो आपका सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा आपका, यह केवल आपका कटेगा, केवल कटेगा बच्चों के विकास के शैक्षिक और सह-शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन करना, जैसे खेल कला दैनिक जीवन और दृष्टिकोण। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह कि ईवीएस की कक्षा में एक शिक्षक अक्सर उदाहरण से शुरुआत करता है और नियम की ओर जाता है। यह सिद्धांत की किस ओर बढ़ता है और यह कौन सी शिक्षण विधि है? तो देखिए यह होगी आपके आगमन शिक्षण विधि। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर आगमन शिक्षण विधि। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल टू रूल यानी कि उदाहरण से नियम की ओर बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन सबसे महत्वपूर्ण है? तो क्या पाठ्यपुस्तक, श्यामपट्ट, शिक्षक या बच्चे अपना प्रवेश का अनुभव करते हैं ये? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेटा बच्चा अपने परिवेश और अनुभव, बच्चे का अपना परिवेश और बच्चे का अनुभव, यानी कि ऑप्शन डी है इससे करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये थे टोटल 30 क्वेश्चन। अब 30 में से आपने कितने किए, कितने सही जवाब दिए, आप नीचे कमेंट करें। वीडियो के बारे में व्यक्तिगत जानकारी नीचे कमेंट पे लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।